हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 33। कहानी का टाइटल है फाइनली। अहान और रूहानी, अथर्व और रूहानी एक हुए और ये है कहानी का अंत। तो चलिए आज कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी की एंडिंग को सुनते हैं। तो रूहानी भागते हुए रिजॉर्ट के बाहर चली जा रही थी और अथर्व उसके पीछे ही भाग रहा था। रूहानी को रिजॉर्ट के बाहर जाते हुए देखकर गार्डन में भी उसके पीछे ही जाने लगा, लेकिन अथर्व ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। अचानक से अथर्व को बाहर के गार्डन के सीन्स को देखते हुए कुछ याद आने लगा और वो वहीं पर थम सा गया। और फ्लैशबैक, अथर्व इसी तरह एक छोटा सा 7 साल का बच्चा था और वो गार्डन में दौड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक औरत जिसने एक वाइट कलर के शिफॉन की साड़ी पहनी थी, वो उसकी उम्र लगभग यही कहीं होगी 50 से 55 के आसपास, वो उसके पीछे ही उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। और उसके साथ ही उसके चाचा यानी मीर और उसकी चाची यानी शीला, वो दोनों भी थे। अचानक से उसकी नज़र उन दोनों पे पड़ी। वो अपने चाचा और चाची से काफ़ी प्यार करता था। वो लड़का उन दोनों के पास भागते हुए जा रहा, तभी उसके पीछे उस अधेड़ उम्र की औरत जिनका नाम था माया ने एकदम से कहा, अथर्व बेटा रुकिए। अथर्व नहीं रुका और वो भागता ही चला गया। उस समय मीर और वैशाली अथर्व से काफ़ी ज़्यादा जेलस रहते थे, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी और उन्हें काफ़ी समय से कोई औलाद हो भी नहीं रही थी और वो झूठा दिखावा करते थे अथर्व से प्यार करने का। एक दिन ऐसे ही वो दोनों उसके पीछे ही उसे पकड़ निकले और अथर्व को ये बात पता नहीं थी। अथर्व जैसे ही उन दोनों के पास पहुंचा, उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, सिर्फ दिखावे के लिए कि वो उसे प्यार करते हैं। माया ये सब देख के काफ़ी खुश थी। उसी के कुछ दिन के बाद ही अचानक से अथर्व एक दिन ऐसे बगीचे में खेलते हुए ही बाहर रोड पे भाग गया और मीर ने किसी को फ़ोन किया और उन लोगों ने अथर्व को किडनैप करा लिया। और वो लोग जहाँ पे बच्चों की स्मगलिंग होती है वहाँ पर अथर्व को भेजना चाहते थे, लेकिन अथर्व वहाँ से किसी भी तरीके से बचकर भाग आया। और जब वो घर वापस आया तो उसने पीछे से गार्डन में घुसने का विचार बनाया। और जब वो पीछे से जा ही रहा था, तभी उसने अपने चाचा और चाची की बातें सुन ली, जो कि कह रहे थे, फाइनली उस अथर्व को हमने अपने घर से दूर कर लिया, जिससे माँ इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। माँ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम कर दी थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर हमारी कोई औलाद नहीं है तो वो भैया भी कभी खुश नहीं रह सकते। और यही वजह थी कि अथर्व ने ये बात सुन ली थी और उसी ही दिन से अथर्व अपने चाचा और चाची से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। और उसके माँ बाप को ये लगता था कि अथर्व उनसे किसी और वजह से गुस्सा है कि वो लोग उसे बचा नहीं पाए, जबकि उन लोगों को पता था कि अथर्व उन्हीं के साथ ही खेल रहा था और वो भाग रहा था। लेकिन आज तक इस सच्चाई को सिर्फ अथर्व के अलावा कोई नहीं जानता था। अथर्व ये सारी बातें वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा था। तभी अचानक से रूहानी ने अपने हाथों को हिलाया और वो अपने ख्यालों से वापस आ गया। वो वापस से खुद से जुनून भरी निगाहों से रूहानी के पीछे पीछे तेज़ी से दौड़ने लगा। रूहानी आगे बढ़ी जा रही थी, उसकी सांसें काफ़ी तेज हो गई थी। अतर भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और जुनून से उसे ही देख रहा था। रूहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके गाल लाल हो गए थे। अथर्व अपने जोश और जुनून से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अथर्व इस समय उन बातों को भूल गया था, क्योंकि उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ उसकी रूहानी को थी, जो कि आज उसे मिलने वाली थी। पूरी तरीके से वो सिर्फ उसकी होने वाली थी। भागते हुए
रूहानी जंगल के अंदर चली गई। वहाँ पर कोई भी खूंखार या जंगली जानवर नहीं था, क्योंकि वो एक टूरिस्ट एरिया था। अथर्व की स्पीड अब तेज हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि रूहानी उसकी नज़रों से गायब हो। कुछ आगे बढ़ने के बाद रूहानी अब थक चुकी थी, इसलिए वह एक पेड़ के पास जाकर बैठकर खड़ी हो जाती है और तेज तेज सांसें लेने लगी। अथर्व अपनी कातिल निगाहों से उसे ये देखते हुए उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। रूहानी को उसकी करीबी महसूस हो गई थी। उसने कसकर पेड़ को पकड़ लिया और अथर्व ने कस के रूहानी को पकड़ लिया। रूहानी पेड़ से चिपकी हुई थी और अथर्व रूहानी से चिपका हुआ था। दोनों की ही आंखें बंद थी। अथर्व अपने होठों को रूहानी के ऊपर चला रहा था। कभी उसके कपड़ों को चूमता, तो कभी उसके गालों को चूमता, तो कभी उसके पीठ को चूमता। उससे रूहानी के हाथों की पकड़ उससे अपनी तरफ घुमाता है और उसे पेड़ से सटा देता है। रूहानी और अथर्व दोनों ही एक दूसरे को जुनून से देख रहे थे। दोनों के दिलों में चिंगारियां लग चुकी थी, एक दूसरे को पाने की तड़प मची हुई थी। अथर्व ने रूहानी के हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया और उसके गले में अपना मुंह घुसा दिया और उसे बेतहासा किस करने लगा। रूहानी उसकी आंखों में देखकर उसे अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिसकियां ले रही थी। अथर्व उसके गले को किस कर रहा था। अचानक से अथर्व ने रूहानी के गले को काटा। एक दर्द भरी कराह रूहानी के मुंह से निकल गई, जिसे सुनकर अथर्व उसके चेहरे पे एकदम से पास आ गया। उसने रूहानी की नाक को अपने दांतों से काटा और उसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ते हुए बोलता है, आज कोई दूरी नहीं रहेगी, सब कुछ मिटा दूंगा। हमारे बीच में 1 इंच की भी दूरी नहीं होगी अब। अथर्व ने इतना ही कहते ही रूहानी ने उसे जोर से धक्का मारा और फिर वहाँ से भाग गई। अथर्व अपने सीने को मसलते हुए रूहानी को अपनी नशीली निगाहों से ही देख रहा था और उसके पीछे पीछे तेजी से ही चले जा रहा था। इस बार भी अथर्व भाग रहा था। शाम ढल रही थी और धीरे धीरे आसमान में घने बादल छाने लगे। आज बादल भी छाए हुए थे, शायद बहुत भयंकर बारिश आने वाली थी। रूहानी आगे भाग रही थी, लेकिन अब वो थक चुकी थी और अब उसे भी अथर्व की ज़रूरत थी। रूहानी अथर्व की तरफ मुड़ी और तेज़ तेज़ सांसें लेते हुए अथर्व को नशे से देखने लगी। अथर्व भी अपनी जगह पर ही रुक गया और रूहानी के ऊपर से नीचे उससे सीने को ही देखने लगा। अथर्व हद से ज़्यादा पागल हो रहा था उसको पाने के लिए। वह दोनों कुछ दूर पर खड़े थे और एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर ज़ोरों से बारिश होने लगी, जिसमें वह दोनों भीग रहे थे। रूहानी के कपड़े उसके बदन से चिपक चुके थे। उसका आकर्षक सीना उससे और भी ज़्यादा आकर्षक और उसके बदन के उभारों को अथर्व के सामने ला रहा था। अथर्व जोर से बोलता है, आज तुम्हारे चेहरे के अलावा तुम्हारे पूरे बदन को देखना चाहता हूँ। अपना हर हक तुमसे मांगना चाहता हूँ। रूहानी ने अथर्व की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और बेताब होकर उसे अपने करीब बुलाने लगी। अथर्व पागल सा हो रहा था। वो तेजी से रूहानी के पास आ गया। उसने एक झटके से रूहानी की कमर को पकड़कर उसे ऊपर हवा में उठा दिया और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। रूहानी भी उसे देख रही थी और वह भी उसे नशे से देख रही थी। धीरे धीरे अथर्व ने रूहानी को नीचे उतारा और उसके चेहरे को थामते हुए कहता है, रूहानी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या सच में तुम तैयार हो? क्योंकि इसके बाद मैं नहीं रुकने वाला। दोनों की ही तेज़ तेज़ सांसें ले रहे थे। अथर्व की बात सुनकर रूहानी ने उसके माथे से अपने माथे को बिड़ा लिया और इतनी धीमी आवाज़ में बोलती है, बार बार मत पूछिए, इंसान हो, शर्म से मना भी तो कर सकती हूँ, इसलिए आगे बढ़िए, मैं तैयार हूँ। रूहानी का इतना ही कहना था कि अथर्व उसके होठों पर टूट पड़ा और दीवानों की तरह रूहानी के होठों को चूमने लगा। रूहानी ने अथर्व के कंधों को कसकर पकड़ लिया और वे दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अथर्व रूहानी को धक्का दे रहा था। रूहानी पीछे हट रही थी। दोनों के होंठ आपस में मिले हुए थे। वो दोनों एक पेड़ से जाकर टकरा गए। अथर्व रूहानी के चेहरे को लेकर नीचे से
ज़मीन पर आराम से उसको लेके बैठ गया और उसके होंठों को अभी भी चबाए जा रहा था। बारिश में वह दोनों भीग रहे थे। बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी और वह दोनों एक दूसरे को ही किस किए जा रहे थे। कुछ देर के बाद अथर्व रुक गया और तेज तेज सांस लेते हुए रूहानी को ही देखे जा रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा तेज सांसें ले रही थी। अथर्व ने अपने आसपास देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। रूहानी आंखें बंद करके तेज सांसें ले रही थी। उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। बारिश में भीगते हुए वो दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही दूर जाने पर अथर्व को एक पहाड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक छोटी सी गुफा दिख रही थी। वो रूहानी को लेकर उस गुफा के अंदर चला गया, जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी और काफ़ी गर्माहट भी थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था। बारिश की वजह से अथर्व ने रूहानी को नीचे ज़मीन पर लेटा दिया और वहाँ से जाने लगा। तभी रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं अथर्व? मैं आता हूँ, यहाँ से हिलना भी मत। रूहानी, आप मत जाइए ना, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे डर भी लग रहा है। अथर्व ने रूहानी के हाथों को चूमा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रूहानी डरने लगी और दीवार के सहारे बैठ गई। उसे अंधेरे में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर के बाद रूहानी के किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रूहानी घबराने लगी। तब अथर्व जोर से बोला, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। रूहानी ने चैन की सांस ली। अथर्व उसके पास में ही आ गया और आगे बढ़ने लगा। रूहानी आंखें बंद करके तेज सांसें ले रही थी। उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट चालू कर दी। तभी उसे रूहानी का खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया, जो पूरा भीग चुका था। रूहानी अथर्व के फ़ोन को देखते हुए बोलती है, इतनी बारिश में भी आपका फ़ोन ख़राब नहीं हुआ क्या? अथर्व, मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ है। रूहानी ने हाँ कह दिया। अथर्व ने उसे अपना फ़ोन थमा दिया और कहा, मुझे रोशनी दिखाओ, मैं आग जलाता हूँ। रूहानी, यहाँ पर आग कैसे जलेगी? यहाँ तो माचिस भी नहीं है और केरोसिन भी नहीं है। अथर्व, जब ये सब चीज़ें नहीं थी तब भी तो दुनिया में लोग आग जलाते थे ना। रूहानी उसे हैरानी से देखने लगी। तभी अथर्व ने पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दो पत्थरों के घिसण से आपस में आग लगा दी और काफ़ी मेहनत के बाद ही वो आग लग भी गई और उसने नीचे रखी घास पर उस आग को लगा दिया, जिससे वहाँ पे सच में आग लग गई थी। जिससे देखकर रूहानी काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उसे गर्माहट जो महसूस हो रही थी। आप जाकर रूहानी को अथर्व का आकर्षक चेहरा दिखाई दे रहा था। आग की रोशनी में रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अथर्व के फ़ोन को साइड में रख दिया और आग से ताप लेने लगी। अथर्व रूहानी के पास बैठ गया। उसने रूहानी के हाथों को पकड़ा तो रूहानी अथर्व की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। अथर्व ने रूहानी के हाथों को चूमा और अपनी आकर्षक आवाज़ में बोलता है, ये आग तो सिर्फ रोशनी के लिए है, तुम्हें इससे ताप लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। अथर्व की बात का मतलब समझकर रूहानी शर्मसार हो गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली, अपना चेहरा भी फेर लिया। अथर्व उसे सनक से देख रहा था। उसने रूहानी के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और कहता है, क्या चाहती हो तुम, बताओ ना। रूहानी शर्माने लगी और आंखें बंद करके बोलती है, प्लीज़ अथर्व, आप मुझे ये सब मत पूछा कीजिए। अथर्व उसके करीब आया, उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए बोलता, क्यों ना पूछो, इस रिश्ते में मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तो तुम्हारी परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। रूहानी बेचैन और बेताब होकर बोलती है, मैंने आपको कितनी बार तो हाँ कह दिया, लेकिन आप बार बार मुझसे पूछते हैं। मुझे तो लगता है आप ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते हो। इतना कहकर रूहानी वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी अथर्व ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे खींच लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। अथर्व ने रूहानी के गालों को चूमकर कहा, किसने कहा मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता? अगर ऐसा होता तो तुमसे शादी क्यों करता? तुम एक ऐसी ही लड़की हो, तुमसे बार बार पूछना मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ठीक है, ये
जब मैंने पूछ रहा था वह आखिरी बार था, और अब जो होगा वह मेरी मर्ज़ी से होगा। जब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर अथर्व ने फिर से रूहानी के होठों को चूमना शुरू कर दिया। रूहानी का बदन कांप रहा था। अथर्व ने उसे ज़मीन पर लेटा दिया और अपनी शर्ट को उतार दिया। वह भी रूहानी के ऊपर आ गया। आँख की रोशनी में अथर्व का सीना चमक रहा था। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अथर्व रूहानी के ऊपर था, उसे नशे से देख रहा था। रूहानी ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और बेचैनी से बोलती है, अभी तक इस रिश्ते को हमने कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। रूहानी के इतना कहते ही अथर्व उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और वह दोनों फिर से एक दूसरे को चूमने लगे। कुछ ही देर के बाद अथर्व ने रूहानी को पलट दिया, यानी उसे ज़मीन पर लिटा दिया और उसके ब्लाउज़ की डोरी यानी जिप को खोल देता है। अथर्व ने सामने रूहानी का गोरा और खुली पीठ थी, जिसे अथर्व चूमने लगा। रूहानी की आंखें बंद हो चुकी थी और वह उल्टी लेटी हुई थी। वह उसे चूम रहा था। धीरे धीरे अथर्व रूहानी के गाउन को उतारने लगा और उतारते हुए गाउन को कमर तक ले आया। उससे रूहानी के पूरे गाउन को उतार दिया। रूहानी उसके सामने कुछ ही कपड़ों में थी। आग की रोशनी से रूहानी का कोरा बदन देखकर अथर्व तो बेकाबू हो गया और वह रूहानी के पूरे बदन को चूमने लगा। उन दोनों को लगता था कि वह शादी के रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये थी कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे। अथर्व ने रूहानी को वापस सीधा लिटा दिया और उसे देखने लगा। सच में कमाल की खूबसूरती है वह लड़की, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसका दिल है, जिसका दीवाना अथर्व कपूर है। अथर्व रूहानी से दूर हुआ तो रूहानी बेकरारी से अथर्व को देखने लगी। तभी अथर्व ने अपनी बेल्ट को निकाल कर फेंक दिया और अपनी पैंट को भी उतार दिया। यह देखकर रूहानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब उससे ज़्यादा वह देख नहीं सकती थी। अथर्व रूहानी के ऊपर वापस आ गया। उसने रूहानी के बाकी बचे हुए कपड़ों को भी उतार दिया। दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। अथर्व फिर से रूहानी के होठों को चूमने लगा। रूहानी के हाथ अथर्व के पीठ पे चल रहे थे। अथर्व ने रूहानी के पैरों को पकड़ा और अपनी कमर से लपेट दिया। रूहानी के दोनों हाथों को पकड़ ज़मीन से दबा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए वह अपने प्यार के सफ़र में आगे बढ़ने लगा। शांत गुफा में रूहानी की एक दर्द भरी चीख सुनाई थी। रूहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे और दोनों के प्यार अपने चरम तक पहुंच चुका था। अब रूहानी की सिसकियां पूरी गुफा में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अथर्व की पीठ पर नाखूनों के लाल निशान और भी गहरे हो गए थे। अथर्व इस पल को जी रहा था। वो बहुत खुश था। उसे आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो मिली थी, उसे उसकी रूहानी पूरी तरीके से हासिल हो चुकी थी। दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया था, लेकिन अपने रिश्ते को आगे ज़रूर बढ़ा दिया था, जो ज़रूरी भी था, ताकि दोनों एक दूसरे के करीब और करीब जा सके और एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान भी सके। और वहीं अगली सुबह जब अथर्व रूहानी को देख रहा था तो उस समय रूहानी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और अथर्व ने रूहानी के शरीर को साफ करके और उसे वही गाउन वापस से पहना दिया था। और अथर्व अचानक से फ्लैशबैक में चला गया। उसे याद था कि कल वो कहाँ तक था, कहाँ तक उसने सोचा था, और अब उसके आगे वो अपने घर में आया और उसने मीर और शीला के द्वारा सुनी बातों को बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा हो गया था और वो पीछे के गेट से ना जाकर आगे के गेट से घर के अंदर आया। शीला और मीर दोनों ही अथर्व को देखकर काफ़ी हैरान थे। उन्होंने अथर्व को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अथर्व उनसे कुछ भी नहीं कहता है और वह सीधा ही अपने रूम में चले जाता है। और उसी दिन से वो अथर्व जो कि हंसता मुस्कुराता था, वो एकदम से खामोश हो गया और उसने ये बातें अपनी दादी माँ यानी माया को बता दी थी।
और मीरा और शीला को ये बात पता चल गई थी। मीर और शीला ने प्लान बनाकर अपनी माँ यानी उसने अपनी सासू माँ और मीर ने अपनी माँ को ख़त्म कर दिया था और ये सारी बातें अथर्व को पता चल गई थी। उसी दिन से अथर्व मीर से और शीला से काफ़ी नफरत करता था। बस वो अपने माँ बाप के खातिर वो कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि मीर ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेगा तो वो उसके माँ और बाप दोनों को मार देगा। लेकिन अथर्व उस समय काफ़ी छोटा था और वो अभी इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने चुप रहना ही ज़रूरी समझा। अभी तक उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन उसने ये सोच रखा था कि वो इन बातों को ज़रूर बताएगा। 7 साल बाद एक लड़की जो किसी एक छोटी सी लड़की के पीछे दौड़ते हुए भाग रही थी और पीछे से चिल्ला रही थी, अहानी कहाँ जा रही हो बेटा, रुको। अहानी लेकिन कहती है, नहीं मम्मा, मुझे डैडू के पास जाना है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपने मुझे चॉकलेट्स खाने नहीं दी। वहीं वो लड़की जो कि हमारी रूहानी थी, रूहानी अहानी के पीछे भागते हुए कहती है, बेटा रुक जाओ नहीं तो तुम गिर जाओगी। और उसी के पीछे यानी अवनी जी और साथ ही साथ मीर और शीला भी दोनों ही अहानी के पीछे ही भाग रहे थे। असल में अहानी इस समय सबसे इसलिए भाग रही थी क्योंकि अहानी को चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन डॉक्टर ने उसे चॉकलेट खाने से मना कर रखा था और उसे चॉकलेट सिर्फ उसके पापा ही दे सकते थे। पापा उसको जो चॉकलेट्स देते थे वो अहानी को नुकसान नहीं करती थी, लेकिन अहानी अभी जो चॉकलेट्स खा रही थी वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थी। इसीलिए रूहानी ने अहानी को चॉकलेट्स खाने के लिए मना किया था और सभी लोग इस चीज़ को जानते थे, लेकिन अहानी को ये बात समझ नहीं आती थी। अहानी भागे जा रही थी और थोड़ी ही दूर पे अथर्व जो कि अपने किसी बिजनेस क्लाइंट से बातें कर रहा था और उसने देखा कि उसकी प्रिंसेस उसकी तरफ ही भागे जा रही है और उसने जल्दी से अपनी प्रिंसेस को गोद में लिया और कहती है, ओ माय एंजल, तो बताओ आज तुमने मम्मा से किस बात से झगड़ा किया है और मम्मा तुम्हारे पीछे क्यों भाग रही है। तो आनी कहती है, दादू देखो ना, मम्मा ना आनी को चॉकलेट खाने नहीं देती है, जब देखो मुझे डांटती रहती है। तभी रूहानी अथर्व के पास पहुंच के कहती है, ये आपकी ही लाड प्यार का नतीजा है जो कि ये इतना बिगड़ गई है। तभी मीर और शीला भी उसके पास आते हैं और अथर्व कहता है, चाचू चाची आप दोनों क्यों भाग रहे हैं इसके पीछे। तभी मीर और शीला कहते हैं, बेटा अहानी लड्डू की सारी चॉकलेट्स लेके भाग रही है, इसीलिए तो हमने उसे मना किया था, क्योंकि जो चॉकलेट्स तुम उसे देते हो वो चॉकलेट शुगर फ्री होती है, इसीलिए वो उसे नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन लड्डू और जो कि मीठी चॉकलेट खाते हैं वो वाली चॉकलेट इसने खाई थी, इसी वजह से इसे ये दिक्कत हो रही है, इसीलिए तो रूहानी ने इसे मना किया था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। असल में आप लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे ना कि अचानक से अथर्व वापस से कैसे अपने चाचा चाची से मतलब बातें करने लगा और वो इतना नॉर्मल हो गया। तो कहानी कुछ ऐसी थी। असल में विलन कहानी में उसकी दादी यानी माया थी। माया को शुरू से ही अथर्व पसंद नहीं था, क्योंकि अथर्व असल में अवनी का बेटा ही नहीं था। कहने को अवनी और अभय का बेटा नहीं था। अथर्व अवनी का बेटा ज़रूर था, पर वो अभय का बेटा नहीं था, ऐसा उसकी दादी माँ को लगता था, लेकिन असलियत ये नहीं थी। अथर्व वाकई में अभय और अवनी का ही बेटा था, जो कि ये बात सच थी कि वो दोनों पहले ही यानी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थे। अवनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि अवनी ने अभय को फंसाया है, इसी वजह से अथर्व का जन्म हुआ है। और वो अथर्व से काफ़ी नफरत करती थी और उन्होंने मीर और शीला को भी यही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो अथर्व को कहीं दूसरी जगह भेज दे और या तो वो उसे मार दे। लेकिन
मीर और शीला अथर्व से बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से उन्होंने उसे वहाँ पर भेजा था और वहाँ से उनकी माँ से दूर निकाल भी लिया था। लेकिन जब अथर्व वापस आया तभी उन्हें फिर से डर लगने लगा और उन्होंने ना चाहते हुए भी अपने प्यारे से भतीजे के लिए, जिसे वो अपने बेटे से ज़्यादा मानते थे, उसके लिए ही उन्होंने अपनी दादी का खून कर, अपनी माँ का ही खून कर दिया था। और यही गिल्ट हमेशा से ही अथर्व को था। लेकिन जब अथर्व 3 साल पहले वापस अपने विला लौट के आया था तभी उसने सबके मुंह से ये वाली बातें सुन ली थी घर के अंदर आते ही। तभी उसको असली सच्चाई का पता चला और वो वापस आकर जल्दी से अपने चाचू के गले लग गया और पहली बार उसने अपने इमोशन से कहा था, चाचू मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने मुझे बचाया है। मैं तो आज तक यही सोचता रहा कि आपने ही मुझे वहाँ पर बेच दिया था और मुझे मारने की साजिश की थी। मुझे नहीं पता था कि दादी माँ मुझे हमेशा से मारना चाहती थी। लेकिन असलियत से मुझे आज पता चली है। अगर मैं आज आपकी बातें नहीं सुनता तो मैं हमेशा इसी गिल्ट में रहता कि मैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। और अगर ये बात मुझे इतनी चुभ रही है तो जब ये बात रूहानी को पता चलेगी तो उसे कितनी तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैंने भी रूहानी को ये सच्चाई हमारी कुछ साल पहले ही ये बात उसे बता दी थी। क्योंकि वो कई बार मुझसे पूछती थी कि आखिर आप अपने चाचा चाची और उस प्यारी सी बिटिया से क्यों दूर रहते हो। मीठी तो बहुत प्यारी है तो तुम उससे क्यों नहीं बात करते हो। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने बिना पूरी सच्चाई को जाने ही आप दोनों को दोषी बना दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए चाचा। मीर ने जल्दी से अथर्व को अपने गले लगा लिया और शीला ने भी जल्दी से अथर्व के गले लग लिया। पीछे से रूहानी अंदर आई जिसके हाथ में छोटी सी आहानी थी। आहानी बहुत छोटी थी इस समय और वो उसे गोद में ही लिए थी। अंदर आते ही अवनी ने आहानी को गोद में ले लिया और रूहानी ने भी जल्दी से अपने चाचा चाची के पैर छुए और वापस से उनके गले लग गई। पूरा परिवार एक साथ हो गया और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी की ये हैप्पी एंडिंग? आई होप पसंद आया हो और एक क्रूअल हार्टेड जो गलत फहमी के कारण एक कोल्ड हार्टेड बन चुका था तो फाइनली अब वो एक सॉफ्ट हार्टेड बन चुका है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नई कहानी, एक नई शुरुआत के साथ। बाय।